क्या कभी सोचा है कि ये इतने बड़े बड़े ग्रह, तारे और हमारा चांद, सूरज बिना किसी सहारे के, बिना रुके या गिरे इस विशाल ब्रह्मांड में कैसे टिके हुए हैं? आज हम इसी गहरे रहस्य को सबसे आसान भाषा में समझने वाले हैं। और एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको स्पेस और विज्ञान से जुड़ी ऐसी दिलचस्प बातें पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए अब ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, आखिर ये सब गिरते क्यों नहीं? धरती पर हम कुछ भी हवा में छोड़ते हैं वो नीचे आ जाता है। स्पेस में ऐसा क्या अलग है? ये सवाल ही सबसे जरूरी है और इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल आइडिया में छिपा है। स्पेस यानी अंतरिक्ष ज्यादातर खाली है। खाली है मतलब? ये एक वैक्यूम है। मतलब वहां हवा या कोई और चीज नहीं है जो किसी चलती हुई चीज को रोके या धीमा करे। अच्छा, मतलब कोई रुकावट नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं। जैसे धरती पर होता है, हम गाड़ी चलाते हैं तो हवा का दबाव उसे धीमा करता है, सड़क का घर्षण टायरों को रोकता है। बिल्कुल। पर स्पेस में ऐसा कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं। और ये बात सुनने में जितनी मामूली लगती है, इसका नतीजा उतना ही जबरदस्त है। धरती पे हर चीज आखिरकार रुक जाती है, लेकिन स्पेस का जो डिफॉल्ट स्टेट है, मतलब उसकी प्राकृतिक अवस्था, वो रुकना नहीं बल्कि हमेशा चलते रहना है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, यहाँ धरती पर जो हमें नॉर्मल लगता है यानी फ्रिक्शन, वो असल में पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद। तो इसका मतलब है कि अगर स्पेस में कोई चीज एक बार चल पड़ी तो वो बस चलती रहेगी हमेशा के लिए? जब तक कोई दूसरी बाहरी शक्ति उसे रोके या उसकी दिशा न बदले। यही तो न्यूटन का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी। हाँ, और ब्रह्मांड के सारे ग्रह, तारे, एस्ट्रॉइड्स सब इसी एक नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि स्पेस में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ये चीजें पहली बार चली कैसे? इन्हें वो शुरुआती धक्का कहां से मिला जो आज 4.5 अरब साल बाद भी खत्म नहीं हुआ है? बेहतरीन सवाल। इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, लगभग 4.5 बिलियन साल पहले, जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था। ओके। तब ये सब कुछ गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल था। ये शांत नहीं था, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी और हलचल थी। गुरुत्वाकर्षण की वजह से जब ये बादल सिकुड़ने लगा और सूरज और ग्रह बनने लगे, तो उस शुरुआती बादल का घुमाव और गति इन नई बनी चीजों में ट्रांसफर हो गई। मतलब वो शुरुआती एनर्जी आज भी इन ग्रहों में कैद है? एक तरह से कह सकते हैं। विज्ञान की भाषा में हम इसे मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम? हाँ, ये किसी भी चलती हुई चीज की वो प्रॉपर्टी है जो उसे चलाए रखती है। और क्योंकि स्पेस में इसे कम करने वाला कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए ग्रहों का वो अरबों साल पुराना मोमेंटम आज भी लगभग उतना ही है। इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई आइस स्केटर गोल गोल घूम रहा है और वो अपने हाथ सिकोड़ लेता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्या ये वैसा ही कुछ है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो एंगुलर मोमेंटम का एक शानदार उदाहरण है। ग्रहों के पास भी ठीक यही दो तरह का मोमेंटम है। दो तरह का? एक जो उन्हें सीधी रेखा में आगे बढ़ाता है, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम जो उन्हें अपनी ही धुरी पर घुमाता है। अच्छा, इसी एंगुलर मोमेंटम की वजह से पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। बिल्कुल। कमाल है। तो अब हमारे पास दो बातें साफ हैं। एक, स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है, और दो, ग्रहों के पास अरबों साल पुराना मोमेंटम है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। क्या? अगर हर ग्रह अपने मोमेंटम की वजह से एक सीधी लाइन में आगे बढ़ रहा है, तो उसे अब तक तो अंतरिक्ष में कहीं दूर निकल जाना चाहिए था। ये सब सूरज के चारों तरफ एक रास्ते पर क्यों टिके हुए हैं? ये एक सोलर सिस्टम क्यों है? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा हीरो एंट्री लेता है, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। ग्रेविटी। हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में सूरज है, जो पूरे सिस्टम के कुल मास का 99.8% हिस्सा है। ये बहुत बहुत ज्यादा विशाल है। हाँ, ये तो है। अपने इसी विशाल मास के कारण सूरज की ग्रेविटी बहुत शक्तिशाली है और वो हर ग्रह को लगातार अपनी ओर खींचती है। तो ये एक तरह की कॉस्मिक रस्साकशी हुई। एक तरफ ग्रह का मोमेंटम है जो उसे सीधा बाहर की ओर धकेल रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ सूरज की ग्रेविटी है जो उसे अंदर की ओर खींच रही है। इससे बेहतर तरीके से इसे समझाया नहीं जा सकता। ये वाकई एक रस्साकशी है, एक परफेक्ट बैलेंस। एक बैलेंस। सोचिए, अगर ग्रेविटी ना होती तो पृथ्वी सीधी रेखा में अंतरिक्ष में खो जाती
और अगर ग्रहों का मोमेंटम ना होता तो ग्रेविटी उन्हें खींचकर सूरज में गिरा देती। हाँ, सही बात है। लेकिन जब ये दोनों ताकतें, आगे बढ़ने की गति और अंदर की ओर खिंचाव, एकदम सही संतुलन में होती हैं, तो ग्रह एक बीच का रास्ता अपना लेता है। बीच का रास्ता? वो न तो दूर जा पाता है न पास आ पाता है, वो बस सूरज के चारों ओर गिरता रहता है, लेकिन उसे कभी छू नहीं पाता। इसी लगातार गिरने के रास्ते को हम ऑर्बिट यानी कक्षा कहते हैं। वाह, लगातार गिरना, ये तो बहुत ही दिलचस्प तरीका है ऑर्बिट को देखने का। मतलब पृथ्वी हर पल सूरज की तरफ गिर रही है, लेकिन उसकी साइड की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो जमीन से कभी टकरा ही नहीं पाती। बिल्कुल। इसका क्लासिक उदाहरण है एक रस्सी से बंधा पत्थर। जब आप उसे घुमाते हैं तो रस्सी, जो कि ग्रेविटी है, उसे अंदर खींचती है और पत्थर की गति यानी मोमेंटम उसे बाहर फेंकना चाहती है। अच्छा? नतीजा, पत्थर एक परफेक्ट सर्कल में घूमता रहता है। जैसे ही रस्सी टूटेगी, पत्थर सीधा उड़ जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम में ग्रेविटी ही वो अदृश्य रस्सी है। लेकिन ये ऑर्बिट्स एकदम परफेक्ट सर्कल तो नहीं होते ना? मैंने पढ़ा है कि ये थोड़े अंडाकार यानी इलिप्टिकल होते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जी हाँ, ज्यादातर ऑर्बिट्स परफेक्ट सर्कल नहीं बल्कि इलिप्स होते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि शुरुआती दौर में जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो सब कुछ थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ था। चीजों की स्पीड और दिशा एकदम परफेक्ट नहीं थी। इस वजह से ज्यादातर ग्रह अपने ऑर्बिट में कभी सूरज के थोड़ा पास आ जाते और कभी थोड़ा दूर चले जाते हैं। समझ गया। तो यही सेम लॉजिक हमारे चांद पर भी लागू होता होगा? वो पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में है, मतलब पृथ्वी की ग्रेविटी और चांद के मोमेंटम के बीच भी यही बैलेंस है? हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है, बस स्केल छोटा है। चांद अपने मोमेंटम से आगे बढ़ना चाहता है और पृथ्वी की ग्रेविटी उसे अपनी कक्षा में बांधे रखती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, ये बैलेंस पूरी तरह से स्थिर नहीं है। मतलब? हर साल चांद हमारी पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है। क्या 3.8 सेंटीमीटर? ये तो बहुत सटीक है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या पृथ्वी की ग्रेविटी कमजोर पड़ रही है? नहीं, ग्रेविटी कमजोर नहीं पड़ रही। इसका कारण थोड़ा जटिल और दिलचस्प है। पृथ्वी पर जो समंदर में ज्वार भाटा यानी टाइड्स आते हैं, वो मुख्य रूप से चांद की ग्रेविटी के कारण होता है। हाँ, ये तो पता है। तो समंदर का पानी चांद की तरफ थोड़ा खिंचता है। अब क्योंकि पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही है, ये पानी का उभार चांद से थोड़ा आगे निकल जाता है। अच्छा। ये आगे निकला हुआ पानी अपनी ग्रेविटी से चांद को थोड़ा सा और तेज खींचता है, उसे एक्सेलरेट करता है। और जब ऑर्बिट में कोई चीज तेज होती है तो थोड़ी ऊंची कक्षा में चली जाती है। तो ये एनर्जी आ कहां से रही है? ये ऊर्जा असल में पृथ्वी की अपनी रोटेशन से चोरी हो रही है। मतलब चांद हमसे दूर जा रहा है और इस प्रक्रिया में पृथ्वी का घूमना करोड़ों सालों में थोड़ा धीमा हो रहा है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब हम सब एक बहुत ही डायनामिक और बदलते हुए सिस्टम का हिस्सा हैं। और जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम अक्सर सूरज को एक जगह स्थिर मान लेते हैं, पर क्या वो सच में स्थिर है? बिल्कुल नहीं। और यहाँ से तस्वीर और भी बड़ी और हैरान करने वाली हो जाती है। बताइए। हमारा सूरज अपने पूरे सोलर सिस्टम को साथ लेकर लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से अंतरिक्ष में सफर कर रहा है। 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा? मतलब मैं अभी इस कुर्सी पे बैठा हूँ जिसे मैं स्थिर समझ रहा हूँ, असल में इतनी तेज रफ्तार से गैलेक्सी में घूम रहा हूँ। हाँ, हम सब घूम रहे हैं, ये सोचना ही अजीब है। पर सूरज क्यों चल रहा है? उसे कौन खींच रहा है? क्योंकि सिर्फ ग्रह ही ऑर्बिट नहीं करते, हमारी पूरी आकाशगंगा मिल्की वे भी घूम रही है। पूरी की पूरी गैलेक्सी? हाँ, इसके केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए। उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि हमारा सूरज और अरबों दूसरे तारे सब मिलकर उस ब्लैक होल के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं। ओह, तो जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, वैसे ही सूरज गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाता है। बिल्कुल। और इस एक चक्कर को पूरा करने में कितना वक्त लगता होगा? सूरज को मिल्की वे का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 23 करोड़ साल लगते हैं। 23 करोड़ साल? हाँ, इसे एक गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। पिछली बार जब हमारा सोलर सिस्टम आज वाली जगह पर था, तब धरती पर डायनासोर के युग की बस शुरुआत हो रही थी। इससे तो ब्रह्मांड के स्केल का अंदाजा लगता है। अविश्वसनीय है ना? तो मतलब ब्रह्मांड में कुछ भी, सच में कुछ भी आराम की स्थिति में नहीं है। सब कुछ एक अनंत गति में है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। यही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है। मोशन ही इसका नियम है। अच्छा,
चलिए एक काल्पनिक सवाल सोचते हैं जी। सिर्फ इस गति के महत्व को समझने के लिए। अगर मान लें कि हमारी पृथ्वी अचानक अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? ये एक बहुत ही भयानक सिनेरियो होगा। सबसे पहले पृथ्वी का घूमना तो बंद हो जाएगा, लेकिन सतह पर मौजूद हर चीज, इंसान, इमारतें, पेड़, पहाड़ का मोमेंटम बना रहेगा, जो कि है लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, इसका नतीजा ये होगा कि हर चीज सतह से उखड़कर पूर्व की दिशा में उड़ जाएगी। बाप रे! महासागरों का पानी अपनी जगह से छलककर सुनामी की ऐसी लहरें बनाएगा जो शायद पूरे महाद्वीपों को ढक देंगी। एक तरफ 6 महीने का दिन होगा और भयानक गर्मी, और दूसरी तरफ 6 महीने की रात और जमा देने वाली ठंड। मतलब जीवन का अंत? पूरी तरह से मौसम का सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये सुनने डरावना है। शुक्र है कि ये सिर्फ एक सोचने वाली बात है, क्योंकि जैसा हमने समझा इस गति को रोकने वाली कोई शक्ति मौजूद नहीं है। बिल्कुल, ये गति अरबों सालों से ब्रह्मांड के ताने बाने का हिस्सा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। हम कह सकते हैं कि ग्रह और तारे असल में उड़ या तैर नहीं रहे हैं, जैसा हम आम भाषा में सोचते हैं। सही कहा। ये शब्द सही तस्वीर नहीं दिखाते। नहीं, उड़ना शब्द से ऐसा एहसास होता है कि कोई शक्ति उन्हें नीचे से ऊपर उठा रही है, जैसे हवाई जहाज को उसके पंख उठाते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 ताकतों का एक खूबसूरत नृत्य चल रहा है। तो सही शब्द क्या होगा? ऑर्बिट करना, ये ज्यादा सही शब्द है। ये असल में गिरने और दूर भागने के बीच का एक परफेक्ट संतुलन है। वाह! यही संतुलन है जो पूरे ब्रह्मांड को एक व्यवस्थित और शानदार तरीके से चला रहा है, अरबों सालों से, और शायद अरबों सालों तक चलाता रहेगा। अगर आपको ब्रह्मांड की ये अद्भुत कहानी सरल भाषा में समझ आई और आप ऐसे ही और गहरे विषयों को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम चाहेंगे कि आप भी इस बातचीत का हिस्सा बने। हमें कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब दें। अगर आपको अंतरिक्ष में किसी एक ग्रह पर जाने का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे और क्यों? हमें आपके जवाब पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और आखिर में एक और गुजारिश, आप यहां तक आई गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले।